ऐसी प्रक्रिया बना देने से ये सुनिश्चित होगा कि कोई बहुत सशक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हमें मिलेगा जो कोर्ट की टिप्पणियां मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं कि ऐसा हो और वैसा हो और यस मैन ना हो, या फिर आपको उसको सशक्त करने के लिए वैसे प्रावधान, वैसे कानून, वैसी सुरक्षा देनी होगी? विपिन, हम इस देश के अंदर बार बार कहते हैं कि हमारा हमारा लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, हमें इस पर गर्व, हमें इस लोकतंत्र पर गर्व है, पर क्या ये इवॉल्व लोकतंत्र है? क्या अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप जब बन के आते हैं तो वहां पे आप देखिए वहां इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, चाहे वहां स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हो, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के जो निरंकुश फैसले थे उसका विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि प्रतिरोध भी दिखाया उन्होंने, और स्पष्ट तौर पर दिखाया। वो जनता के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे, लेकिन वहां पर संस्थाओं ने यह साबित किया कि उनके रीढ़ की हड्डियां हैं, और यह तभी संभव होता है जब डेमोक्रेसी इवॉल्व लेवल पे होती है। हमारे यहां जब जब कोई बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारी संस्थाएं दंडवत हो जाती हैं। अभी पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती का बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हीं पीएन भगवती ने क्या जब इमरजेंसी के दौरान जब ये जरूरत थी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े होने की, एक आम सिटीजन के साथ खड़े होने की, तो क्या खड़े हुए थे? क्या वो आपकी काबिलियत का देश क्या करेगा? जब देश को आपको जरूरत थी, जब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब सिटीजन्स के साथ प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब देश के प्रधानमंत्री के साथ सीना तान करके जुडिशरी को खड़े होने की जरूरत थी, तब तो जुडिशरी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे ना। तो हमारे यहां संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे यहां संस्थाएं व्यक्तियों की मोहताज हैं। मिसेस गांधी के जमाने में क्या पार्लियामेंट काम कर रही थी? क्या मिसेस गांधी ही पार्लियामेंट थी? आज की तारीख में बिल्कुल वही स्थिति है। जो चीज प्रधानमंत्री जी चाहते हैं पार्लियामेंट उसको 100% एंडोर्स कर देती है। जजेस की बेंच का नाम आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का फैसला वहां आएगा। तो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रही है। हाँ, कुछ बेंच हैं जो अभी भी अपने आप को बचाए रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को बचाए। अशोक लवासा जी के साथ क्या हुआ? वो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जो फैसले करने थे उसमें उन्होंने एक डाइसेंट नोट दिया, 2-1 से फैसला हुआ। उन्होंने कहा भाई जो बात मैंने कही है वो फैसले में आनी चाहिए, और उसको लेकर फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी पत्नी के यहाँ छापे पड़े, उनके बेटे के यहाँ छापे पड़े, सब छापे पड़े, और अंत में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि लवासा साहब को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनने दिया गया, उनको इस्तीफा देकर एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट जाके बन गए। क्या इस देश में किसी दूसरे संस्थाओं ने इस खड़े हुए? क्या लवासा के साथ, अशोक लवासा जी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो यह सवाल इस बात को लेकर यह कि आप प्रोसीजर बना दीजिए। सीबीआई का प्रोसीजर विनीत नारायण के फैसले के बाद बन गया है, उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके का अपॉइंटमेंट वहां पे हो पा रहे हैं। तो टीएन सेशन इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि टीएन सेशन उसी व्यवस्था से निकले हुए थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत थी। और इस देश में अगर किसी एक शख्स को अगर भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनका नाम है टीएन सेशन। टीएन सेशन के पहले इस देश में चुनाव क्या होते थे, किस तरीके से मतपेटियां लूटी जाती थी, किस तरीके से हिंसा होती थी, किस तरीके से 20-25 लोगों की मौतें होती थी, उनके आने के बाद उन्होंने जो सिस्टम पैदा किया वो स्थितियां बेहतर हुई। आज हत्याएं नहीं होती, आज मतपेटियां नहीं लूटी जाती। लेकिन हम टीएन सेशन को सिर्फ उनके नाम पे वोट नहीं मिलता, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं मिलता। तो ये जो सवाल इस बात को ये कि आज हमारी डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह तब तक रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि आप आके मीटिंग में शामिल हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैं वर्मा जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि बाद में अगर आशुतोष जी मैं गलत नहीं हूं, टीएन सेशन साहब ने शायद 2009 या 10 के आसपास चुनाव भी लड़ा कांग्रेस के टिकट पे गांधीनगर से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को काटने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। ये दरअसल ये एक तरीका होता है किसी व्यक्ति को डिस्क्रेडिट करने का कि उन्होंने चुनाव लड़ा। सवाल ये कि जिस पोस्ट पर ये थे उस पोस्ट के साथ उन्होंने न्याय किया या न्याय नहीं किया। नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो है ही नहीं। वो तो है कि उनसे कोई सशक्त नहीं, उनसे तो कोई सशक्त हुआ ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर। वो तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, पूरी बहस ही उनके इर्द गिर्द चली। आशुतोष जी, एक मेरी बात, टीएन सेशन का इवैल्यूएशन इस बात को लेकर होना चाहिए कि देश के लोकतंत्र को मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए उन्होंने मजबूत किया या कमजोर किया। वो चुनाव लड़े, एमएस गिल साहब तो जाके मंत्री भी बने, बिल्कुल मंत्री भी बने वो तो।
हाँ नहीं, मैंने उस संदर्भ में बात कही भी नहीं थी। खैर, वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आपने हाथ उठाया था कुछ बात रखने के लिए। जस्टिस एन वर्मा। विपिन जी। जी मैं आ रहा हूं, विराग जी आपके पास भी आ रहा हूं। विपिन जी मैंने हाथ उठाया। वो फ्रीज हो गया, नहीं, सर ने भी उठाया था, ठीक है। मैं आपके पास तो विराग जी आ ही रहा था। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या वो जो भी फैसला देंगे वो बाध्य होगा सरकार पर? अगर वो कहते हैं कि आप ऐसा कोलिजम बनाइए, ऐसी प्रक्रिया बनाइए और यही कीजिए और इसी तरह से अपॉइंटमेंट होने चाहिए। देखिए, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी होता है और देश की सभी न्यायालयों के लिए कानून के तौर पे काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं, सैकड़ों फैसले हैं, वो चाहे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, जिसमें सरकार ने कोई कानूनी सुधार नहीं किए। तो इस मामले में भी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त फैसला आएगा, तल्ख टिप्पणियां होंगी और हो सकता है उसमें गाइडलाइंस हो सकता है उसमें अल्टरनेट मैकेनिज्म हो, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, उसके तहत कानूनी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार और संसद की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला, जैसे प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का फैसला आया था और उसके बावजूद 5 साल से सरकार ने उसमें कानून नहीं बनाया, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दो और बातें, लखेड़ा साहब ने जिस टकराहट की, स्वस्थ टकराहट की बात की है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। आशुतोष जी ने सेकेंड राउंड में जिस जागरूक लोकतंत्र की बात की है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अमेरिका के उदाहरण से समझने की जरूरत है कि अमेरिका में न्यायपालिका ने कभी भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा किया। अमेरिका में मीडिया वहां पर स्वतंत्र है और अमेरिका में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर नहीं है। तो यहां पर जागरूक लोकतंत्र बनाने के लिए चुनावी व्यवस्था स्वस्थ करने के साथ जागरूकता पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलेक्टर, एसपी, सेक्रेटरी, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ये सारे लोग व्यक्तियों की बजाय कानून के तहत काम करें, रूल ऑफ लॉ, तभी सक्सेस होगा, तभी संवैधानिक व्यवस्था सफल होगी। वर्मा जी, क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया था, समय मेरे पास कम रह गया, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, अगर आप क्विकली कह पाए। एन वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, आप कुछ हाथ उठा के कहना चाह रहे थे सर, मैं आपकी वो टिप्पणी लेना चाह रहा था, लेकिन अब तो बात काफी आगे बढ़ गई क्योंकि कनेक्शन काफी देर कट रहा। चलिए, मेरा समय भी अब समाप्त होने जा रहा है। ओपी रावत साहब, आखिरी सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरी बहस यही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं कि पूरा एक रिफॉर्म हो, यहां पर एक इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके साथ 2 इलेक्शन कमीशन, पूरा इलेक्शन कमीशन जो हुआ वो एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी बने जो निष्पक्ष रूप से किसी भी सरकार से ऊपर उठ के काम करे। अगर ये होना है तो उसके लिए कौन से रिफॉर्म्स हैं जो तुरंत होने चाहिए आपकी नजर? जितने भी अभी एग्जाम्पलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो सब इसी वर्तमान प्रक्रिया के थ्रू ही रहे हैं। सुकुमार सेन से शुरू करके, जिन्होंने पार्टीशन के समय जब लोगों के एड्रेस नहीं से 17 करोड़ की वोटर लिस्ट बना के पहला इलेक्शन डिलीवर किया, इलिटरेसी की वजह से मल्टीपल बैलेट बॉक्स, जितने कैंडिडेट होते थे उतने बैलेट बॉक्स पे चुनाव कराया। तो वहां से लेके आज तक जितने भी सीईसी और ईसी हुए हैं, उन्होंने पूरी सक्षमता के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन किया और फ्री फेयर चुनाव डिलीवर किया। राजनीतिक नेताओं के पांव कांपे, ये टेस्ट नहीं हो सकता किसी भी संवैधानिक संस्था का कि उस संस्था से इतने डर जाएं लोग कि उनके पैर कांपने लगे। ये किसी भी स्वतंत्र देश की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए जो संविधान ने अपेक्षित किया है कि ऐसा कानून बनाया जाए, उस दिशा में प्रयास जरूर होना चाहिए। तो कोई आपके सुझाव सर उसके लिए? जी, मैंने कहा आपका कोई सुझाव उसके लिए, कैसे वो मजबूत प्रक्रिया बनेगी? ये पार्लियामेंट सोवरेन है, वो तय करेगी कि क्या बनना है। चलिए, क्योंकि मेरा समय आशुतोष जी अब बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आज तो 10 सेकंड, ठीक है, कर दीजिए। देखिए, ये जो एक व्यवस्था इस देश के अंदर है कि सारे संवैधानिक पदों पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही बैठेंगे और उनसे ज्यादा काबिल और कहीं नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये ब्यूरोक्रेसी के बाद सरकार के बारे में बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उनके लिए भी रास्ता खुलना चाहिए। हर पोस्ट या तो आप जुडिशरी के लोगों के पास जाती है या आईएएस आईपीएस ऑफिसर के पास जाती है। ये प्रक्रिया इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। ठीक है सर, अब क्योंकि लवासा जी, मैं माफ कीजिए, लखेड़ा जी माफी चाहूंगा सर, समय मेरा 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन समय पूरा समाप्त है।
जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश में ये बहुत सर्वमान्य चीज हो गई है कि जो गरीब आदमी है, अगर वो काबिल भी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव को आपने इतना महंगा कर दिया है। क्या चुनाव को सस्ता करने आम आदमी चुनाव लड़ सके? राजनीतिक छोटे दल जिनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ सके, क्या ऐसा हो सकता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग बेहतर हो, सशक्त हो, इंडिपेंडेंट हो, वहां पर जो व्यक्ति बैठे वो भी स्वतंत्रता से काम करे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें की है, फैसला इंतजार रहेगा कि वो क्या देते हैं, किस तरीके से उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। लेकिन जैसा यहाँ पर विराग गुप्ता जी ने कहा था कि कम से कम एक स्वस्थ बहस हम यहाँ जरूर कर रहे हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि हम वो बात यहाँ पर कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।